हाँ तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव के एपिसोड नंबर 1 में हम लोग देखेंगे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2023 में, जिनका एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड का, और जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनका जो है आशीष पब्लिकेशन का टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव है वो काफ़ी टेकअप करता है। जैसे आपका 35 मार्क्स का आता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें यह 33 प्लस कैप्चर करता है। तो इसका इलेक्ट्रोस्टैट, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न फिजिक्स सभी का ऑब्जेक्टिव का जो है आप जो है ये आप पता कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स ऑफ बिहारी चेवरा पर विजिट कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। एक पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, तो आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। तो रेडियस किसका होगा? रेडियस तो उसी का होगा जो थोड़ा सा कर्व हो, जैसे कि कन्वेक्स मिरर हो तो इसका रेडियस इधर होगा, या कॉनकेव मिरर हो तो इसका रेडियस इधर होगा। लेकिन ये प्लेन मिरर की बात कर रहा है, तो प्लेन मिरर तो स्ट्रेट होता है ऐसे, तो प्लेन मिरर कहीं मुड़ा ही नहीं है, ये कर्व नहीं है, इसीलिए इसका जो है फोकस इन्फिनिटी माना जाएगा, क्योंकि यह थोड़ा भी कर्व नहीं है, बिल्कुल सीधा है, तो इसका फोकस इन्फिनिटी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज टू बी इन्फिनिटी। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज। Already you know that power of lens is measured in diopter, and diopter is the SI unit of power when focal length is measured into meter। जब भी फोकल लेंथ को हम लोग मीटर में मापते हैं तो SI यूनिट जो होगा पावर का, वो लेंस का, वो क्या होगा? तो डायोप्टर होगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है SI यूनिट ऑफ पावर इज, तो पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, और फोकस जब मीटर में हो यानी P इक्वल टू क्या होता है? 1/f, और फोकस क्या हो? जब मीटर में हो तो पावर का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ पावर 12 डायोप्टर इज। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, द मैग्नीफाइंग पावर यानी मैग्नीफाइंग पावर क्या है ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास मीन्स कन्वर्जिंग ग्लास, कन्वर्जिंग ग्लास मीन्स कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस। तो ए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब डायरेक्ट हो गया कन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस हो गया। और ऑफ पावर 12 डायोप्टर, तो इसका पावर कितना है? 12 डायोप्टर है, और पूछ क्या रहा है? मैग्नीफाइंग पावर। तो ऑलरेडी वी नो दैट पावर इज इक्वल टू 1/f एंड f इज इक्वल टू 1/p। That means f is equal to 1/p and p is 12 diopter. That means here the focus is in meter. Now we have to change the focal length into centimeter, so we multiply by 100 to the meter 1/12, so that will be 50/6 and 25/3. That means focal length of the magnifying glass is 25/3 centimeter. Here the focal length of the convex lens is 25/3 centimeter, and now we have to determine magnifying power of the convex lens.
तो already we know that when the object forms at least distance of distinct vision, then its magnification is to be 1 plus d by f. Already we know that when an object is shifted between focal length and objective optical center of a convex lens, then its image forms towards the object virtual and larger than object. So if the image forms at least distance of distinct vision, that means at distance 25 centimeters from the optical center of the lens, then the magnifying power of the convex lens will be m is equal to 1 plus d by f. And already we know that d is the least distance of distinct vision, which is equal to 25 centimeter, and here the focal length is found by is equal to 25 by 3, and the 25 will be cancelled to 25, and the m is equal to 1 plus the 3 will be replaced upon the sign of ratio, so m is equal to 4. That means magnifying power of the magnifying glass of पावर 12 डायोप्टर इज 4. इसका मतलब क्या है कि इसके सामने 1 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो वह 4 cm बनाएगा, 10 cm का रखोगे तो 40 cm का बनाएगा. दैट मीन्स इसका मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर क्या है तो 4 है. और हम लोग जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बनता तो इस कन्वेक्स लेंस का जो मैग्निफिकेशन है वो क्या हो जाता, तो हो जाता सिर्फ d बाई एफ हो जाता. ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर 4 हो जाएगा, लेकिन गलती से यहाँ पर ऑप्शन डी दे दिया है. ठीक है, तो इसको आप सुधार सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, a biconvex lens which refractive index is 1.5 has equal curvature each of 20 cm. तो a biconvex lens means the lens which both side is convex. So the question number 4 is a biconvex lens and the refractive index of the lens is given 1.5. A biconvex lens has equal curvature each of 20 cm. That means its radius of curvature is r1 is equal to plus r. That means plus 20 cm due to be in the right side of the optical center of the lens. And the both radius of curvature is equal to r2 is equal to minus r, and that is equal to minus 20 centimeter. So a biconvex lens has equal curvature each of 20 cm. The power of the lens is, now we have to find the power of the lens. Power means 1 by f. So to determine the power of the lens, first of all we have to find the value of focal length. And already we know that if the refractive index of the lens and its radius of curvature is given, then we can find the formula of its focal length by applying the lens maker formula. So the lens is situated in the air, so its medium first will be air and medium second will be glass, because light will pass through air to glass. So medium first will be air and the medium second will be glass. And from lens maker formula we know that 1 by f is equal to mu2 by mu1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. So 1 by f is equal to, here the mu2 is equal to mu g and mu1 is equal to mu a minus 1 and into 1 by r1. r1 is positive is equal to plus 20 centimeter and minus 1 by r2. r2 is equal to minus 20 centimeter.
it is equal to 1 by f and the value of mu g is 1.5, that means 3 by 2, and the value of mu a is 1 and minus 1, 1 by 20 minus minus plus 1 by 20. Then 1 by f is equal to 3 by 2 minus 1 is equal to 1 by 2, and the equation is 20 is LCM and 1 plus 1 is 2, and 2 will be cancelled by 2, that the 1 by f is equal to 1 by 20. It means focal length of the lens is 20 centimeter. The focal length of the lens of refractive index 1.5 and each of radius of curvature 20 cm and situated in the air will be equal to 20 centimeter. So now we have the focal length of the lens and we have to determine its power. So already we know that the power of the lens is to be in the diopter when the focal length is to be in the meter. So first of all we have to change the focal length 20 centimeter into meter. So f is equal to 20 by 100 meter. So it will be equal to 1 by 5 meter. Now we can take the power of the lens. So power is equal to P is equal to 1 by f and 1 by 1 by 5. So 5 diopter. 5 diopter. तो पावर ऑफ द लेंस इज 5 डायोप्टर. अब ये 6 क्वेश्चन इज when a ray of light enters a glass slab, its wavelength. When a ray of light passes through denser media, then its wavelength decreases, and due to decreasing in size of wavelength, its velocity also decreases, as well as decreases its intensity. जब भी किसी डेंसर मीडिया से रे ऑफ लाइट पास करेगी तो उसके इंटेंसिटी के साथ साथ उसका वेवलेंथ, एंड जब वेवलेंथ घटेगा तो उसकी वेलोसिटी में कमी आएगी. तो ये तो हम 6 पे चले गए. अभी 5 नंबर एक क्वेश्चन था. 5 नंबर एक क्वेश्चन क्या है? When two converging lenses of same focal length f are placed in contact, then the focal length of the combination is. Already we know that combination of lenses, if n lenses are situated to each other of different focal lengths f1, f2, f3 and f4, then the equivalent focal length of the lenses will be 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3 plus 1 by fn. So if two lenses are situated in contact, then we can find their equivalent focal length by the formula 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by fn. ठीक है. So now in the question given that two converging lens means convex lens, two converging lens of focal length f are situated in contact, then when two converging lenses of same focal length are situated in contact, then the focal length of the combination, and then when the two lenses will situated in contact, then they will act as other lens called equivalent lens. ठीक है, equivalent lens. So that the formula will apply here. 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. So f and f is given. The focal length of the both lens is f given. So we can let the different f dash to the f. तो इसका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है उसको हमने f डैश मान लिया. That will be f डैश जो f से डिफरेंट होगा.
So equivalent focal length f dash will be different to f, so we take a different sign f dash. So 1 by f dash, where f dash is the equivalent focal length of the lenses. So 1 by f1 is equal to f and 1 by f2 is equal to f. ये दोनों का फोकल लेंथ f. तो 1 by f dash is equal to the LCM is f. So 1 plus 1 is equal to 2. That is f dash is equal to f by 2. It means the focal length of equivalent length will be half to the focal length of any one lens. यानी अगर इस लेंस का फोकल लेंथ 10 cm है, इसका भी 10 cm है, तो दोनों लेंस मिलकर एक ऐसे लेंस की तरह काम करेंगे जिसका फोकल लेंथ 5 cm यानी f/2 होगा. That means if the focal lengths of both lenses are 10 cm, then their combination will act at a converging length of focal length 5 cm, it will be half of the focal length of any one lens. So now we see the question number 6, and the question number 6 is, when a ray of light enters a glass slab, its wavelength. When a ray of light enters a glass slab, its wavelength. So when a ray of light enters in a glass slab, then its wavelength decreases. Why? Because light is a form of energy. Light is a form of energy, and when it passes through denser media, then its partial part of energy is to be absorbed by the media, so its intensity as well as wavelength, that means its velocity, decreases. तो लाइट फॉर्म है एनर्जी का, और जब भी ये डेंसर मीडिया से पास करेगा तो इसके एनर्जी का कुछ पार्ट जो है उस डेंसर मीडिया के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, जिसके कारण इसकी इंटेंसिटी तो डाउन होगी ही, इसके वेवलेंथ के घटने के कारण इसका जो है वेलोसिटी भी घट जाएगा. जैसे आप हवा में तेज दौड़ लगाते हैं, लेकिन पानी में आपका स्पीड घट जाएगा, क्योंकि आपके कदम की लंबाई घट जाएगी, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है उसका कुछ भाग उस पानी को काटने में खर्च हो जाएगा. तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा, जितना ज़्यादा डेंसर मीडिया मिलेगा उसका वेवलेंथ डिक्रीज होगा और उसका वेलोसिटी कम होता जाएगा. द क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव सपोर्ट्स. व्हाट इज द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट? Already we know that the sound waves move in the direction of cause, that means sound. हम लोग जानते हैं कि साउंड वेव उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में साउंड जा रहा है, लेकिन लाइट के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि लाइट जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके नॉर्मल डायरेक्शन में जो है उसके वेव्स चलेंगे, तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ठीक है, दैट मीन्स अगर ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होगा और इससे जो है रे ऑफ लाइट अगर निकल रहे हैं, तो इनका जो ये वेव होगा, वेव जो होगा वो रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. तो इस टाइप का जो वेव है तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव का क्वालिटी क्या है कि ये बिना मीडियम का भी चल सकता है. और क्या क्वालिटी है? तो मीडियम की डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी इसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा. ठीक है, तो लाइट का ट्रांसवर्स नेचर सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन सपोर्ट करता है, जैसे कि हम लोग थ्योरी में भी देखे हैं. तो इंटरफेरेंस तो तब के लिए है जब किसी स्क्रीन पे दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से चलने वाली प्रकाश की किरणें एक साथ पहुंचती हैं. इंटरफेरेंस इज द नेम ऑफ द फिनोमेनन व्हेन two waves of different sources of light of same wavelength and monochromatic arrives at the screen, then it will redistribution of intensity of light and the dark as well as the bright fringe made called interference. Reflection is possible by the longitudinal wave as well as transverse wave. Dispersion
Dispersion is also possible by any type of light. Dispersion and polarization. So the transverse nature of light wave supports polarization. तो जब भी ट्रांसवर्स नेचर की बात होगी तो पोलराइजेशन उसका एक सबसे बड़ा सपोर्टर होगा, और उसके लिए हमने ब्रूस्टर का नियम भी पढ़ा था, tan IP = म्यू। तो वहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि पोलराइजेशन जो है वो अच्छे तरीके से वो रिप्रेजेंट करता है लाइट के ट्रांसवर्स नेचर को। द कलर ऑफ ए थिन फिल्म इज ड्यू टू, द कलर ऑफ ए थिन फिल्म, तो कलर जो है किसी भी फिल्म का तो वो तो डिस्पर्सन से ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ थिन फिल्म की बात की जा रही है। द कलर ऑफ ए थिन फिल्म इज, तो कलर ऑफ ए थिन फिल्म इज ड्यू टू इंटरफेरेंस, ठीक है। 9, द वेवलेंथ ऑफ लाइट बिलोंग्स टू द डैश पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो the wavelength of light belongs to the dash part of spectrum, visible, infrared, ultraviolet और both। तो सबसे पहले जो ये भीव ग्योर है, भीव ग्योर, इसको उल्टा लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं भीव ग्योर, ठीक है। तो वायलेट का कितना है 4800 एंगस्ट्रम वेवलेंथ है। रेड का वेवलेंथ कितना है, रेड का 7800 एंगस्ट्रम है, और मीन कलर जिसको येलो कहते हैं इसका 6400 एंगस्ट्रम है। तो 4800 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम के बीच में ये 7 कलर्स हैं, और ये कहलाते हैं विजिबल, ये कहलाते हैं विजिबल लाइट, जिसे ये ह्यूमन आई देख सकता है। और रेड से ऊपर जिसका वेवलेंथ है, जिसका वेवलेंथ 7800 एंगस्ट्रम से ज़्यादा है, तो वो कहलाता है इंफ्रारेड। एंड द लाइट विच वेवलेंथ इज स्मॉलर देन 4800 कॉल्ड अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट। तो 7800 एंगस्ट्रम से ज़्यादा जिसका वेवलेंथ होगा उसको भी हम लोग नहीं देख पाएंगे, वो इंफ्रारेड है। और 4800 एंगस्ट्रम से जिसका कम जो है वेवलेंथ होगा उसको भी हम लोग नहीं देख पाएंगे, उसको कहेंगे अल्ट्रावायलेट। तो हम लोग देख पाएंगे सिर्फ विजिबल लाइट को। तो दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ ऑफ लाइट बिलोंग्स टू द विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम यहाँ ये अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड नहीं होगा, या बी और सी नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज द अर्थ टेक्स 24 आवर टू रोटेट वंस अबाउट इट्स एक्सिस। द टाइम इन सेकेंड डज द सन टेक टू शिफ्ट बाई 1 डिग्री व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ। ये क्वेश्चन कर रहा है कि अर्थ जो है एक रोटेशन पूरा करने में, दैट मीन्स एक रोटेशन मतलब एक लट्टू की तरह एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है 24 आवर। तो 24 आवर में ये कितना डिग्री घूम गया बताओ, 360 डिग्री। तो 24 आवर में 360, 24 आवर में 360 रोटेट करता है। तो 1 डिग्री, द टाइम इन सेकेंड डज द सन टेक शिफ्ट बाई 1 डिग्री। तो 1 डिग्री शिफ्ट करने में तो 3 ऐसे लिख सकते हैं इसको, 360 is to be shift in 24 hour, so 1 degree is shift into 24 by 360 hour। तो आप इसको ले सकते हैं 6 4 जा 6 6 जा, और फिर 4 1 जा 15 15 4 जा 60।
तो 1 डिग्री इसको रोटेट करने में लगेगा 1/15 आवर, और 1/15 आवर के लिए अगर आपको इसको क्या करना हो तो सेकेंड में बदलना हो तो 1/15 आवर, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 15 4 जा 60 एंड 60 4 जा 240 सेकेंड्स। तो अर्थ जो है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अर्थ जो है 360 डिग्री रोटेट करता है 24 आवर में। क्वेश्चन में कह रहा है द अर्थ टेक्स 24 आवर टू रोटेट वंस अबाउट इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस के अराउंड एक बार इसको रोटेट करने में 24 आवर लगता है। तो ऑलरेडी ये पता है कि 24 आवर में 360 का एंगल क्रिएट करता है। द टाइम इन सेकेंड डज द टेक टू शिफ्ट बाई 1 डिग्री व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ। तो 1 डिग्री उसको शिफ्ट होने में कितना टाइम लगेगा? तो 360 डिग्री शिफ्टेड इन 24 आवर्स, सो 1 डिग्री इज शिफ्टेड इनटू 24/360, दैट मीन्स 1/15 आवर। Now the 1/15 hour will be changed in the form of second and it will be multiplied by 3600, यानी 60 into 60. So the time 1/15 hour will change into second, 240 second. That means the sun take to shift by 1 degree in time 240 second. अब अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में।